नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यूजीसी गाइडलाइन को लेकर जो एक माहौल बनेगा वो माहौल असल में उनकी हर उन नीतियों पर सवाल उठा देगा जिसको लेकर एक लंबे समय से नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि आखिर में किस तरीके से यूजीसी गाइडलाइन ने एक तरह से कहा जाए कि इस सरकार को लेकर जो एक धारणा थी लोगों में उसे बदल दिया है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वह भी तब जबकि वो चुनाव में है 5 राज्यों में, आने वाले दिनों में यानी 27 में फिर 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसी परिस्थिति में जो कुछ घट रहा है वो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बहुत बड़े संकट का संकेत और संदेश है। एक एक करके बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो माहौल बना वो असल में यूजीसी गाइडलाइन ने बनाया, उसका विरोध हुआ, हो रहा है, लेकिन मानो कि सरकार ने कान में तिल डाल रखा है, उसको कोई इससे फर्क ही नहीं पड़ता। वो लग रहा है कि करो तुम लोग, क्या फर्क हमको पड़ने वाला है। लेकिन जिसको सरकार ये मानकर चल रही थी और संगठन कि इनके विरोध का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, देखिए वो विरोध अब इस कदर हो गया है कि जिस सोशल मीडिया को एक दौर में बीजेपी का अपना मंच माना जाता रहा कि यहाँ साहब जो समर्थक वर्ग है वो भाजपा का ज़्यादा है, मामला एकदम उलट गया है। अब वहाँ बीजेपी के कितने समर्थक हैं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो विरोध की आवाज़ है वो बहुत तेजी से उठ रही है और सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। या आप देखिए कि 13 जनवरी के पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। सरकार का विरोध होता था, लेकिन विरोध इस कदर मुखर नहीं हो जाता था कि जो बीजेपी का एक्स पर हैंडल है, पीएम का जो अपना अकाउंट है, फिर नरेंद्र मोदी के नाम से जो अकाउंट है, वहां पर इस कदर लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। तो यूजीसी गाइडलाइन ने एक तरह से कहा जाए कि बैकफायर कर दिया और सरकार के लिए जो कहा जाता है ना कि एक माहौल बनता है किसी भी सरकार और पार्टी के लिए, तो वो माहौल तो बन रहा है लेकिन खिलाफ बन रहा है। एक पहली चीज जो यूजीसी गाइडलाइन ने की हुई है। अब ये जो माहौल बन रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बात को लेकर बन रहा है कि जो सरकार है वो सामान्य वर्ग विरोधी है। ये तो एक विमर्श तैयारी हो रहा है, उसमें और कई सारी चीजें भी जुड़ रही हैं जो सरकार के लिए आप एक तरह से कहें कि बड़ा चुनौतीपूर्ण होने जा रही हैं। पहली चीज जो इसमें जुड़ी है वह है एलपीजी गैस। गैस वाले मसले में सरकार ये जरूर कहती रहे कि कहीं कोई संकट नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग लाइनों में खड़े रहे और अभी आप देखिए बुकिंग का जो आलम है वो देखिए सबके यहाँ एलपीजी है, जिनके यहाँ जो गैस पाइपलाइन वाला मसला है उनकी बात अलग है, लेकिन जो गैस सिलेंडर पर हैं और गैस सिलेंडर पर एक बड़ी आबादी निर्भर है, जरा उनसे पूछिए। देखिए सरकारी आंकड़े हैं तकरीबन 30 करोड़ के आसपास उपभोक्ता हैं एलपीजी के। अब बड़ी चीज यह है कि सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है और जो लाइन में लगकर खड़ा है वो बता रहा है कि साहब क्या क्राइसिस है। तो अब उसमें आप देखिए कि किस तरह की चीजें और ट्रोल होने लगी हैं। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार एक किस्सा सुनाया था कि कैसे नाली के बगल में चाय बनाने वाले ने बढ़िया इंतजाम किया और नाली से जो गैस निकलती है उससे चाय बनाने लगा। अब इस तरह के मीम बन रहे हैं, इसको लेकर रील बन रही है। ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए आप एक तरह से कहें कि बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है कि जब मीम बनने लगे और फिर उस पर बहस होने लगे। अभी देखिए क्या क्या सब एआई से बना दे रहे हैं। मैं तो अभी देख रहा था कहीं एक्स पर वो किसी ने जो है आइंस्टीन बना दिया है, मतलब कि भाई इतना बड़ा ज्ञान कि नाली के पास जो है आप चल रहे हैं तो गैस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक बड़े
आप ये कहें कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बड़े पत्रकार हैं, सतीश के सिंह, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि आप जब गैस संकट की बात करते हैं तो आप उस पर बात मत करिए, आपको बात नालों पर करनी चाहिए, क्योंकि नालों से तो गैस निकलती है। यह उनका तंज था, किस पर? नरेंद्र मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री पर, कि आप तो टेक्नोलॉजी बता रहे थे, तो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्यों नहीं सबके यहां गैस पहुंचा दे रहे हैं? अब क्यों इस तरीके से जो है हैरान और परेशान है? और दूसरा देखिए, विदेश मामले पर बहुत लोग मतांतर पे कहते हैं कि आप बात मत करिए। आप थोड़ा पता लगाइए कि कब ईरान ने भारत के जहाज रोके हैं, और अभी भी ईरान ने भारत के जो जहाज जाने दिए हैं वो आप देखिए वो क्यों जाने दिए हैं। कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है। ये सबसे बड़ा झूठ है। आपको खराब लगेगा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन सच जानना चाहिए, ये कोई विदेश नीति की जीत नहीं है। ये सीधे सीधे आपने अनुनय विनय किया तो 28 में से 2 जाने दिया, पहली बात। दूसरी बात, वहां के जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता रहे हैं कि हमने तो इसलिए जाने दिया क्योंकि भारत की जनता हमारे साथ खड़ी है। ये साहब स्थिति है। फिर दूसरा उदाहरण आपको देता हूं कि किस तरह से जो है यूजीसी की, देखिए यूजीसी का मामला बहुत बड़ा है। यूजीसी ने उस वर्ग को नाराज कर दिया है जो वर्ग नरेंद्र मोदी सरकार की डिफेंस लाइन था, जो हर परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए आप एक तरह से कहें कि लाठी लेकर भांजने लगता था कि नहीं साहब आप मोदी कैसे बोल सकते हैं, मोदी ने तो जो है बड़ा भारी काम कर दिया है, मोदी ने जमीन आसमान एक कर दिया है, तारे उतार कर मोदी जी ले आए हैं जमीन पर, इस तरह की बात होती थी। लेकिन अब हर उस पहलू पर चर्चा हो रही है जिस पहलू पर बात करते हुए तमाम प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है। उसी में देखिए एक पहलू जो है, अभी इन लोगों की जो रिपोर्ट आई है रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर अमेरिका जारी करता है, उसमें देखिए ये भारत के विदेश नीति का आप देखिए कि सबसे बड़ा उदाहरण है ये। ईरान का तो हमने आपको दिया, और शायद इस पर चर्चा नहीं होती अगर यूजीसी की वजह से सामान्य वर्ग नाराज ना होता। तैर रहा है सोशल मीडिया पर कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 2 ऐसे संगठन हैं हिंदुस्तान के जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। मोदी जी तो गए थे, बड़ा अच्छा कह रहे थे साहब संबंध है। जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो राइट विंग में खुशी की लहर थी कि चलो कमला हैरिस हार गई। अब देखिए क्या हो रहा है। आरएसएस पर प्रतिबंध, चलिए ठीक है, वो तो एक उनका जो उन्होंने लाइन ली, चूंकि क्यों लगाएंगे, चूंकि वो जो है असहिष्णु है। अब ये अमेरिका तय करेगा कि हम क्या हैं। और उसके बाद में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बताइए रॉ पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। और आप इसमें एक चीज और जोड़िए, यही निज्जर वाला मामला था, निज्जर नहीं ये देखिए उसका फिर ध्यान से नाम ही नहीं एकदम याद आ रहा है, वो जो सरदार जी हैं बाकायदे खालिस्तानी अमरीकी नागरिक हैं, वो उनको लेकर किस तरह की बात हुई। और उसी मामले में आप एक तरह से कहा जाए कि आपने एनएसए तक को खींच लिया अमेरिका ने। यह है साहब विदेश नीति। और शायद इस विदेश नीति पर बात नहीं होती, और शायद ये बात जो है वो सामान्य वर्ग सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता, लेकिन अब सामान्य वर्ग सुन रहा है। क्यों? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दरअसल यूजीसी गाइडलाइन ने या उसके कारण जो विरोध उपजा, या मैं यूं कहूं कि इस गाइडलाइन की वजह से वो वर्ग जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का झंडा लेकर खड़ा था उसको लगा कि साहब ये तो हमारे लिए गड़बड़ है। तो जब उनके लिए गड़बड़ है तब फिर एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं ये चीजें गलत है। अपना कहना यह है कि इतना रैशनल हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यही रैशनैलिटी जो है वो
देश और समाज को बचाकर रखती है। तो अभी देखिए, अभी यूजीसी की वजह से किस तरीके का माहौल बन गया है, और उस माहौल ने इस सरकार को डरा दिया है। और ये रैशनल माहौल बना रहना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत कहा जाना चाहिए। इस भाव में नहीं बह जाया जाना चाहिए कि नहीं साहब, यहाँ जो मसला राम मंदिर का, देखिए राम मंदिर अब किसी के बस की बात नहीं है। और बड़ी चीज देखिए, जिसने लोगों को सबसे ज्यादा आहत किया इस पूरे मामले में, वो है कि आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे और फिर कहाँ चले गए। और अभी देखिए कि जो घबराए हुए हैं, उस घबराहट का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो तमाम चेहरे जो हिंदुत्व के कहे जाते हैं और माने जाते हैं, वो अब नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए उनको उतारा गया है कि देखिए आप प्रधानमंत्री पर संदेह मत करिए और हिंदू एकता को कायम रखिए। जब इस तरह की बात वो चेहरे करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज को बांटने का अगर कोई काम किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। तमाम तरह की चीजें लाकर यूजीसी गाइडलाइन आप ले आते हो, फिर जो है ये कहा जाता है कि साहब एक बार का हजारों साल से शोषण हुआ। शोषण किसने किया? और फिर ये जो आरक्षण वाला पहलू है, देखिए ये पहलू रैशनल होना चाहिए, कोई इसका विरोध नहीं करता है, लेकिन जब आप इसको रैशनल नहीं करते हैं तब उसका विरोध होता है। तो अब कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं जो सरकार को असहज कर रही हैं। और अगर इस दिशा में सरकार ने काम नहीं किया तो ये मानकर चलिए कि पीएम के लिए और बीजेपी के लिए आने वाला समय और भी संकट भरा होने वाला।